Hello everyone, welcome back to the channel. This is Dr. Shelja and इस वीडियो में we are going to start with another unit of genetics and evolution, that is molecular basis of inheritance. As we studied in the last unit कि inheritance का मतलब होता है passing of traits from one generation to the next. मेंडल ने बताया था कि genes carry the traits, लेकिन इस चैप्टर में हम जानेंगे कि molecular level पर ये genes कैसे काम करते हैं. Simply saying, this chapter tells us how DNA stores, transmits and expresses the genetic information. So let's get started. DNA also known as deoxyribonucleic acid हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट की तरह होता है जो बताता है कि बॉडी में कौन सा प्रोटीन बनाना है और कब बनाना है. DNA is the genetic material present in almost all living organisms from tiny bacteria to complex humans. मतलब कि DNA वो सब्सटेंस है जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरी करता है. DNA एक लॉन्ग पॉलीमर है, मतलब कि ये स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स से बनता है जिनको हम डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं. कुछ वायरसेस में आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है, वेयरएज डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. अब अगर हम लेंथ ऑफ डीएनए की बात करें तो लेंथ ऑफ डीएनए को हम डिफाइन कर सकते हैं कि डीएनए के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, यानी कि लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और द नंबर ऑफ बेस पेयर्स. अभी हमने बोला था कि डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब कि अगर हम ये बोले कि हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनको अगर हम n टाइम्स रिपीट करा दे तो ये क्या बन गया, पॉलीमर बन गया. सो इसलिए बोला जाता है कि डीएनए क्या है, पॉलीमर है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड्स का. या फिर हम बोल सकते हैं डीएनए क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि जब न्यूक्लियोटाइड्स मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं तो वो मिलकर क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे. ठीक है, तो अब हम इसीलिए कह सकते हैं कि डीएनए की बेसिक यूनिट क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड होती है. और इस न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिनको मेनली हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द 3 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 मेन कंपोजिशन होती है. सबसे पहला होता है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप. जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, मतलब कि आरएनए और डीएनए में 2 तरह के नाइट्रोजनस बेसेस देखने को मिलते हैं, दैट इज प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स. अब स्ट्रक्चर वाइज हम इनको क्लासिफाई करें तो जो प्यूरीन्स होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि जो पिरिमिडीन्स होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रिंग. अब प्यूरीन्स में 9 मेंबर्स की कॉम्पोजिशन होती है, जबकि जो पिरिमिडीन्स होते हैं उनमें 6 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, तो जो प्यूरीन्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास आते हैं एडेनिन एंड गुआनिन, जबकि पिरिमिडीन्स में हमारे पास आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन. इसको हम याद कर सकते हैं एज कट, यानी कि CUT. तो प्यूरीन्स में आएंगे AG एंड पिरिमिडीन्स में आते हैं CUT, यानी कि साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन. अब यूरेसिल और थाइमिन जो है, इनमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो यूरेसिल होता है वो पिरिमिडीन हमें देखने को मिलता है आरएनए में, जबकि जो थाइमिन है इट इज कॉमनली सीन इन डीएनए. अगर हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो प्यूरीन्स में हमें देखने को मिलेगा कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है, जबकि जो हमारे पिरिमिडीन्स हैं उसमें एक सिंगल रिंग देखने को मिलेगी. तो जो प्यूरीन्स है इसमें अगर हम काउंट करेंगे तो इसमें 9 मेंबर्स है, जबकि जो पिरिमिडीन्स है इसमें 6 मेंबर्स प्रेजेंट है. और प्यूरीन्स में हमें क्लियरली दिख रहे हैं एडेनिन एंड गुआनिन, एंड पिरिमिडीन्स में वी कैन सी CUT, यानी कि साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन. नाउ कमिंग ऑन टू द पेंटोज शुगर. अब जो मेजर डिफरेंस डीएनए एंड आरएनए के स्ट्रक्चर में आता है दैट इज बिकॉज ऑफ द पेंटोज शुगर. अगर हम इसके नाम पे जाएं, पेंटोज मतलब कि 5, यानी कि ये हमारे पास एक ऐसी रिंग है जिसमें क्या होंगे 5 नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो दिस इज 1 कार्बन नंबर 1 2 3 4 और हमारे पास रहता है यहाँ पे CH2OH जिसको हम काउंट करते हैं 5. सो हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 नंबर ऑफ कार्बन है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा है पेंटोज शुगर. 1 2 3 4 एंड 5. नाउ कमिंग ऑन टू डीएनए एंड आरएनए. जो हमारा डीएनए होता है जिसको हम क्या बोलते हैं डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर प्रेजेंट रहती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, जबकि जो हमारा आरएनए है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है राइबोज शुगर. अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो राइबोज शुगर यानी कि आरएनए में जो हमारा 2 प्राइम है उसके ऊपर हमें यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में क्या होगा, जो हमारी 2 प्राइम है उसके ऊपर हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह सिर्फ हाइड्रोजन देखने को मिलता है, जिसके कारण इसको बोला गया डीऑक्सी, यानी कि इसमें क्या है O प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, OH ना होके सिंपल एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन राइबोज एंड डीऑक्सीरिबोज. डीऑक्सीरिबोज में हमें H प्रेजेंट होता है ऑन 2 प्राइम, whereas in ribose हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑन 2 प्राइम. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पेंटोज शुगर इन राइबोज एंड डीऑक्सीरिबोज.
कमिंग ऑन टू द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड दैट इज फॉस्फेट। इससे पहले हमने बोला था कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके पास क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से हम 2 कंपोनेंट्स यानी कि हम पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस की ऑलरेडी बात कर चुके हैं एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद फॉस्फेट। तो अब हम इसको फॉस्फेट ग्रुप को स्टडी करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, फॉस्फोरस हो गया एंड हमारे पास यहाँ पे OH 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 O प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड। ये हम केमिस्ट्री में क्लास 11th और 12th में पढ़ते हैं, तो ये आपको, और यू माइट बी ऑलरेडी क्लियर विद दिस कि अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दे तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आयन आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट। This is all about the 3 components of the nucleotide. अब हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। इनमें क्या डिफरेंस होता है ये अब हम देखने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद देम। अभी इससे पहले हमने न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स की बात की थी, जिसमें हमने बोला था कि न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट्स, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो कुछ आइडिया हमें न्यूक्लियोटाइड के बारे में मिल गया कि उसके पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। और अब हमें समझना है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड होता है जब हमारी पेंटोज शुगर जो है, ठीक है, ये हमारी क्या है, पेंटोज शुगर है, जब ये नाइट्रोजनस बेस के साथ, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस हमें पता है क्या हो सकते हैं, या तो प्यूरीन्स हो सकते हैं या फिर पिरिमिडीन्स हो सकते हैं, ठीक है, या तो क्या होंगे, प्यूरीन्स होंगे या फिर क्या होंगे, पिरिमिडीन्स होंगे। तो जब हमारी पेंटोज शुगर लिंक्ड रहती है नाइट्रोजनस बेस के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। Now let's see, this is a pentose sugar. ये pentose sugar है, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम पर CH2OH प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये हमारे पास pentose sugar है। ये हमारी किससे लिंक्ड है, अभी हमें पता था, अभी हमने पहले बात की रही थी कि जो हमारे प्यूरीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो हमारे पिरिमिडीन्स होते हैं ये क्या थे, डबल रिंग स्ट्रक्चर्स थे, और जो हमारे पिरिमिडीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल रिंग होती है उनके पास, ठीक है। तो अब हम पहले ये देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारे पास आया है ये प्यूरीन है या फिर पिरिमिडीन। अब क्योंकि इसके पास क्या है, डबल रिंग है, तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या होगा, प्यूरीन होगा। तो जब हमारा शुगर लिंक्ड है नाइट्रोजनस बेस प्यूरीन के साथ, प्यूरीन्स कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोसाइड हो गया, ठीक है। सो दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड, यानी कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। वो कुछ भी हो सकता है, प्यूरीन भी हो सकता है, पिरिमिडीन भी हो सकता है। अब आपस में हमें पता है कोई भी लिंकिंग अगर होती है केमिस्ट्री में, तो उनके बीच में किसी बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड रहते हैं वो। तो इस बॉन्ड को जो कि क्या कर रहा है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस को जोड़ रहा है, उसको नाम क्या दिया जाता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नाम क्यों दिया गया है, अगर इसे हम एन ग्लाइकोसिडिक को ब्रेक करें तो एन का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। सो दिस स्टैंड्स फॉर कि ये नाइट्रोजनस बेस के साथ हमने क्या किया, इसको अटैच किया। ग्लाइको वर्ड हमें पता है किसके लिए होता है, शुगर के लिए यूज होता है। तो यानी कि लिंकिंग हो रही है किसके बीच में, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस में, इसलिए इसको बॉन्ड को नाम क्या दिया गया है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये नीट में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जिसमें हमें क्या दिया जाएगा, एक शुगर बना दी जाएगी और यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजनस बेस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा हाईलाइट करके कि ये कौन सा बॉन्ड है। सो दिस इज द एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब नाउ लेट अस कंसीडर कि जो हमारी शुगर है इसके यहाँ पे हमारे पास एडेनिन प्रेजेंट है, ठीक है, ए है। तो शुगर प्लस एडेनिन अगर प्रेजेंट है तो इस न्यूक्लियोसाइड को नाम क्या दिया जाता है, एडिनोसिन, ठीक है। यहाँ से हमने क्या लिया, एडिनो, और यहाँ से हम इसको ले लिया सीन, तो दिस इज एडिनोसिन, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे एडेनिन की जगह गुआनिन आ गया है मान लीजिए, तो ये क्या होगा, गोनोसिन, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड्स के अपने स्पेशल नाम्स होते हैं, यानी कि अगर आपके पास आता है नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडिनोसाइन क्या है, और एमसीक्यूज में नीचे ऑप्शंस में आपको दे दिया जाए न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, तो आपको ध्यान देना है कि एडिनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड, गोनोसिन इज अगेन अ न्यूक्लियोसाइड। यानी कि एडिनोसिन क्या है, शुगर को एडेनिन के साथ जोड़ा गया है थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंक, जैसे गोनोसिन क्या है, शुगर को गोनोसिन के साथ जोड़ा गया है थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो न्यूक्लियोसाइड इज अ शुगर लिंक विद नाइट्रोजनस बेस थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड सिनेरियो कि हमारे पास शुगर है और यहाँ पे प्यूरीन की जगह हमारे पास एक सिंगल रिंग प्रेजेंट है, यानी कि हमें आइडिया लग सकता है अगर सिंगल रिंग है तो ये क्या होगा, पिरिमिडीन होगा, जो कि क्या हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, यूरेसिल भी हो सकता है, थाइमिन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास शुगर के साथ साइटोसिन प्रेजेंट है तो उस न्यूक्लियोसाइड को नाम दिया जाएगा साइटिडीन और डीऑक्सीसाइटिडीन, ठीक है। यूरेसिल और शुगर अगर कंबाइंड है तो उसको हम बोलेंगे यूरिडीन, और अगर शुगर और थाइमिन है यहाँ पे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीथाइमिडीन। अब यहाँ पे वर्ड डीऑक्सी क्यों यूज किया गया है,
क्योंकि हमें पता है डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीरिबोज शुगर होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है थायमीन सिर्फ किस में देखने को मिलता है, डीएनए के अंदर, यूरेसिल सिर्फ किस में देखने को मिलता है, आरएनए के अंदर, इसीलिए यहाँ पे हमने वर्ड इसके आगे जोड़ा है डीऑक्सी और इसको हमने प्लेन रहने दिया। डीऑक्सी यूरिन कुछ नहीं होता बिकॉज यूरेसिल इज सीन ओनली इन आरएनए। सिमिलरली थायमीन के आगे क्या लगा है, डीऑक्सी लगा, क्योंकि थायमीन किस में देखने को मिलता है, डीएनए को देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास अगेन क्वेश्चन आता है कि साइटिडीन क्या है, तो साइटिडीन इज अ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, यूरिडीन एंड डीऑक्सीथाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड्स हैं। ठीक है, अगेन हम देख सकते हैं ये शुगर है, ये हमारे पास क्या है, पिरिमिडीन्स है, और ये किससे लिंक्ड है, थ्रू एन एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, ये कि जो कि किससे लिंक्ड है, ग्लाइकोज मतलब कि शुगर। अब अगर हमें न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को समझना है तो सबसे पहले तो चीज क्या है कि न्यूक्लियोसाइड बना दो। ये हमने क्या बना दिया, न्यूक्लियोसाइड बना दिया, मतलब कि हमने क्या किया, एक पेंटोज शुगर ली और यहाँ पे हमने क्या किया, 1 प्राइम पर हमने क्या कर दिया, कोई भी प्यूरिन या फिर पिरिमिडीन जोड़ दिया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टी लिखा है, यानी कि मैंने थायमीन जोड़ दिया। तो ये हमारे पास, और ये लिंक्ड किससे रहेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब हमने न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोसाइड के साथ हमें एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है। ठीक है, तो दिस इज कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 प्राइम है, जिसपे हम क्या लिखते हैं, CH2OH। ठीक है, अब इसमें होता है क्या, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा टू द 5 प्राइम कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है और ये हमने 5 प्राइम कार्बन के साथ जोड़ दिया। और ये जो यहाँ पे अब लिंकेज होगा, दिस लिंकेज इज थ्रू द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि ये वाला जो लिंकेज है वो क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस को शुगर के साथ जोड़ा था। सिमिलरली अब हमने क्या किया है, इस फॉस्फेट ग्रुप को हमने यहाँ पे इसके साथ जोड़ा है, इसलिए इस बॉन्ड को नाम क्या दिया जाता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड समझ आ गया हमें, न्यूक्लियोटाइड है क्या, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, तो सिंपल हमने न्यूक्लियोसाइड बनाया और उसकी 5 प्राइम पर हमने क्या किया, फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया। और अगेन एक MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सो दिस बॉन्ड इज द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब हम कुछ एनसीईआरटी की लाइंस को रीड आउट करेंगे कि when a phosphate group is linked to 5 prime OH of a nucleoside through a phosphoester linkage, a nucleotide is formed। यही हमने अभी बात की थी कि जब हम एक फॉस्फेट ग्रुप को 5 प्राइम OH के साथ जोड़ते हैं न्यूक्लियोसाइड के थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज, तो एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और एक डाइन्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है। अब ये एनसीईआरटी की लाइन क्या बोलती है कि हमारे पास क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होगी। अब हम क्या करते हैं, एक प्लस इसके साथ सिमिलरली एक न्यूक्लियोटाइड और जोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, मतलब कि हमारा क्या हो गया, पेंटोज शुगर हो गया। इसके अगर हम कार्बन को देखें तो दिस इज 1 प्राइम, दिस इज 2 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम। ठीक है, मतलब कि अगर हमारा 3 प्राइम पर OH ज्वाइन होता है 5 प्राइम के फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो यानी कि हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम में एक फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज देखने को मिलती है, जिसको हम अब क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, डाइन्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होगी, यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन है थ्रू अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसमें होगा क्या, 5 प्राइम पर जो फॉस्फेट ग्रुप है इसका लिंकेज होगा 3 प्राइम पर जो हमारा कार्बन है उसके साथ, और फॉर्मेशन होगी एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की, और इसको हम क्या बोलेंगे कि डाइन्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। सिमिलरली अगर मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन करेंगे थ्रू मल्टीपल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ गए हैं तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की फॉर्मेशन हो जाती है। न्यूक्लियोटाइड चेन की 5 प्राइम एंड पर फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, और इसको हम क्या बोलते हैं, 5 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सिमिलरली दूसरी एंड अगर हम पॉलीमर की देखें तो इसमें हम बोलेंगे कि 3 प्राइम एंड पर हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, 3 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो हम इसलिए ऐसे बोलते हैं कि दिस इज द 5 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड दिस इज द 3 प्राइम एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 3 प्राइम एंड पर हमें OH ग्रुप देखने को मिलेगा, जबकि 5 प्राइम एंड ऑफ रिबोज शुगर पर हमें एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलता है। लाइन मेंशन की गई है एनसीईआरटी के अंदर कि द बैकबोन इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट्स, यानी कि ये हमारे पास क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब इसका बैकबोन कौन बना रहा है, मेनली क्या है इसके अंदर, ये शुगर्स प्रेजेंट है, और जो हमारे क्या है फॉस्फेट ग्रुप्स जो है ये क्या बना रहे हैं, इसकी बैकबोन बना रहे हैं, और जो नाइट्रोजनस बेसेस है वो क्या लिंक्ड टू द शुगर जो कि है वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं बैकबोन से। यानी कि जो हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसकी रीढ़ की हड्डी कौन कौन हमें दिख रही है, मेनली कौन है,
ये शुगर हो गए और ये फॉस्फेट ग्रुप्स हो गए, और इस बैकबोन से इनके प्रोजेक्शंस निकल रही हैं। वो प्रोजेक्शंस कौन है? नाइट्रोजन बेसिस है। तो अगर अब हम एनसीईआरटी की लाइंस को रीड आउट करेंगे तो हमें क्लियरली समझ आएगा कि क्या बोला गया है। सबसे पहले तो ये बोलती है कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू, यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स अभी हमने देखे थे, ये आपस में लिंक्ड रहते हैं थ्रू 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब मोर न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी जॉइंड इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। ये अ पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज एट वन एंड, अभी हमने देखा था कि एक एंड पे हमें क्या देखने को मिलता है? फ्री फॉस्फेट मॉलिक्यूल देखने को मिलता है एट द 5 prime end of ribose sugar, which is referred to as 5 prime end of polynucleotide chain. Similarly दूसरी एंड पे हमें राइबोस के एक फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? 3 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और बैकबोन जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की होती है, इट इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट्स, और जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं लिंक टू शुगर प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। अब इन लाइंस का मतलब हमें क्लियरली समझ आना चाहिए, क्योंकि इस पैराग्राफ में से बहुत सारे MCQs बन के आते हैं। Now hope you are clear with the structure of the polynucleotide chain. अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि how nucleotide differs from dinucleotide, यानी कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड कैसे डिफर करता है डाइन्यूक्लियोटाइड से। हमें पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या होगा? कोई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा, जबकि डाइन्यूक्लियोटाइड यानी कि जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ रहे हैं, उनमें क्या होगा? एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम देखेंगे कि डीएनए को, यानी कि जो हमारा जेनेटिक मटीरियल है, उसको डिस्कवर कैसे किया गया था और उसे डिस्कवर किया किसने था। सो अब सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं कि डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई थी, जो कि एनसीईआरटी में नेम्स मेंशन्ड है और जो कि बहुत बार क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। सो अब उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिक मीशर, 1869 में। उन्होंने किया क्या? न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस को देखा और उन्होंने उसको नाम क्या दे दिया? न्यूक्लिन। क्योंकि उन्होंने उस सब्सटेंस को न्यूक्लियस के अंदर देखा था, इसलिए उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? न्यूक्लिन। और बाद में डिस्कवरीज के थ्रू इसका नाम चेंज किया गया न्यूक्लिन से, और हम इसको आज क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। तो स्टार्टिंग किसने की थी? 1869 में मीशर ने। अब 1869 के बहुत सालों के बाद 2 साइंटिस्ट आए, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, 1953 में। उन्होंने क्या किया? एक डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए का मतलब क्या है? उन्होंने बोला कि जो डीएनए होती है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि डीएनए 2 स्ट्रैंड्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये किसने बोला था? वॉटसन एंड क्रिक ने, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस्ड बाय विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। इनसे पहले 2 साइंटिस्ट आए थे, विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या किया था? डीएनए के ऊपर एक्सरेज मारी थी और उन्होंने कुछ प्रपोज किया था, और उसी के बेसिस पे फिर वॉटसन एंड क्रिक ने अपना डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था। ये डबल हेलिकल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड्स एंड एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आपको नाम याद रखना है कि डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए था। इट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1953 ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन बाय विल्किंस एंड रोजलिंड। नाउ अब थर्ड साइंटिस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक रूल दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं? चारगाफ रूल बोलते हैं। वो थे एरविन चारगाफ। इन्होंने क्या बोला? अब हमें पता है डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस की अगर हम बात करें तो प्यूरीन्स हमारे पास क्या होते हैं? ए एंड जी, और पिरिमिडीन्स हमारे पास क्या होंगे? सी और टी, क्योंकि यू जो होता है वो किस में होता है? आरएनए में होता है। कट में से यू हमारे पास आरएनए में होता है और सीओटी हमें किस में देखने को मिलते हैं? डीएनए में देखने को मिलते हैं। तो चारगाफ ने क्या बोला कि जो रेशो होती है बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन कांस्टेंट होती है एंड इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर हम एडेनिन और थाइमिन का रेशो और गुआनिन और साइटोसिन का रेशो देखें तो ये क्या होते हैं? बिल्कुल इक्वल होते हैं एंड इक्वल टू 1 होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है जो हमारा डीएनए है वो क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक साइड अगर प्यूरीन है, ठीक है, तो दूसरी साइड क्या होगा? पिरिमिडीन होगा। तो इसीलिए इनके बीच में जो हमारे पास रेशियो रहेगी वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। सो दिस चारगाफ रूल वाज गिवन बाय चारगाफ, और उन्होंने बोला था कि रेशियो होगी एडेनिन और थायमिन और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में, वो कांस्टेंट रहती है। सो दीज आर द फ्यू डिस्कवरीज व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, और जो कि हमें पढ़नी होती है, और इसमें हमें मेनली साइंटिस्ट्स के नाम याद रखने होते हैं और किसने कौन सा मॉडल प्रपोज किया था।
Now we are going to study a very important topic from this chapter, DNA double helical model, which was given by Watson and Crick. अब Watson and Crick ने क्या बोला था? सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो हमारा DNA होता है, it is made up of 2 polynucleotide chains, यानी कि जो ये हमारा क्या है DNA है, तो ये polynucleotide chain एक होगी, ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, 2 polynucleotide chain से हमारा DNA बना होता है, जिसमें उन्होंने बोला कि जो शुगर और फॉस्फेट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं, और नाइट्रोजन बेसिस उस बैकबोन से क्या होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। सेकेंडली उन्होंने बोला कि ये जो 2 चेन्स हैं हमारी डीएनए की, इनकी एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, यानी कि अगर एक चेन चल रही है 5:3, ठीक है, ये हमारी क्या है, हमने बोला कि हमारी 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, ठीक है, तो अगर एक चेन की पोलैरिटी 5' to 3' है, तो दूसरी की पोलैरिटी क्या होगी, 3' to 5' होगी, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, डीएनए डबल हेलिकल मॉडल, ठीक है। नाउ अब थर्ड हमारे पास क्या आता है, बेसेस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मिंग बेस पेयर्स, ठीक है। अब हमें पता है ये कि जो हमारे बेस पेयर्स हो गए वो क्या हो गए, डीएनए के अंदर क्या होते हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ठीक है। तो इन्होंने वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बोला कि ये हमारा क्या है, डीएनए है, ठीक है, इनके ऊपर हमें पता है कि हमारे पास बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो अगर यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसके साइमल्टेनियसली दूसरी स्ट्रैंड पर क्या होगा, अगर यहाँ पे एक प्यूरिन प्रेजेंट है तो इसकी साइमल्टेनियस स्ट्रैंड पर एक पिरिमिडीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम पता है प्यूरिन हमारे पास क्या होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, और डीएनए में हमारे पास पिरिमिडीन्स क्या होते हैं, CNT, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला था कि बेसेस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी कि प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स के बीच में क्या होता है, ये आपस में कैसे लिंक्ड रहते हैं, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। और जो एडेनिन और थायमिन है इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और जबकि जो गुआनिन और साइटोसिन है इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज बिटवीन, ये अगर 5' to 3' चल रही है, 3' to 5' है, तो एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, कि ये जो दोनों चेन्स हमारी होती है कॉइलिंग होती है इनकी, यानी कि आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे कॉइल करती हुई चलती हैं, ठीक है, इन राइट हैंडेड फैशन, ठीक है। ये कैसे कॉइल करती है, राइट हैंडेड, यानी कि अगर एक ऐसे चल रही है तो दूसरी राइट हैंडेड फैशन से इसको ऐसे करेगी, ठीक है। तो 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। अब हमने कुछ चीजें इनमें याद रखनी है। फोर्थ पॉइंट को हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, कि 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। ये मान लीजिए हमारी डीएनए की एक स्ट्रैंड है, ये हमारे डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड है, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कॉइल कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर टर्न ले रही है, ठीक है, और एक केस में राइट हैंड फैशन में कर रही है। अभी हमने ये हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे बेस पेयर्स हैं। यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए अगर एक प्यूरिन है तो इसके सामने क्या होगा, एक पिरिमिडीन होगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास अगर एक यहाँ पर क्या है, प्यूरिन है, एक पिरिमिडीन होगा, यानी कि A के साथ T और G के साथ C, और इनके बीच में डबल बॉन्ड्स होंगे और इनके बीच में क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जॉइंट रहते हैं। अब फोर्थ पॉइंट में इन्होंने क्या बोला था, वॉटसन एंड क्रिक ने, कि एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, एक टर्न हो गया, ठीक है। तो इसमें कितने होंगे, 10 बेस पेयर्स होंगे, रिपीटेडली चलेंगे, A G ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो एक टर्न में कितने हो गए, 10 बेस पेयर्स हो गए, ठीक है। सो 1 टर्न हैज 10 बेस पेयर्स। अब एक लाइन आती है एनसीईआरटी के अंदर कि पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 nm। पिच का मतलब क्या होता है, पिच ऑफ हेलिक्स है 3.4 mm। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो एक टर्न की लेंथ है, यानी कि ये मेरा जितना है, ये इसकी लेंथ कितनी है, 3.4 mm, और एक इस टर्न के अंदर कितने बेस पेयर्स हैं, 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस कितना होगा फिर 2 बेस पेयर्स के, अगर ये पूरी की पूरी इसकी लेंथ 3.4 mm है, 10 बेस पेयर्स इसके अंदर एक प्रेजेंट है, तो 2 बेस पेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, इट विल बी 3.4/10 कर दें अगर हम, तो आंसर क्या आता है, 0.34 nm। इसलिए हम बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.34 mm, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है ये बोलता है कि द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, यानी कि ये जो दोनों के दोनों हमारे पास बेस पेयर्स होते हैं, जो दोनों के दोनों हमारे पास प्लेन चेन्स रन करें, ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक करती हैं, एक दूसरे को अच्छे से जकड़े हुए हैं, जिसके कारण हमारी स्टेबिलिटी मिलती है हमारे इस हेलिकल स्ट्रक्चर को।
एक बार फिर से ब्रीफ में इसको डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को ब्रीफ में एक बार कवर कर लेते हैं कि ये जो हमारा डीएनए होता है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है, ठीक है, जिसमें शुगर और फॉस्फेट्स जो है वो क्या करते हैं, बैकबोन फॉर्म करते हैं और जो नाइट्रोजन बेसिस है वो उससे प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी जो दोनों चेन्स है ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी में रन करते हैं, यानी कि अगर एक चेन रन कर रही है 5:3 तो दूसरी चेन किस में रन करेगी, 3:5 में, ठीक है। फिर बेसिस एंड 2 स्ट्रैंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण हमारे पास ए और टी के बीच में कितने होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं, और जी और सी के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। दोनों की दोनों चेन्स जो होते हैं वो कॉइल्ड होती है राइट हैंडेड फैशन में। एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। पिच ऑफ हेलिक्स यानी कि एक टर्न की लेंथ कितनी है, 3.4 mm, जिसके कारण डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स कितना आएगा, 0.34 mm, ठीक है। और प्लेन ऑफ 1 बेस पेयर इज स्टैक्ड ओवर अनदर, जिसके कारण हमारे इस हेलिकल स्ट्रक्चर को क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। So this is all about the DNA double helix model which was given by Watson and Crick. इस टॉपिक में एक लास्ट चीज जो हमें कवर करनी है दैट इज सेंट्रल डोगमा। इसके ऊपर बहुत बार बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, छोटा सा 5 मार्क्स का, कि सेंट्रल डोगमा क्या है। तो सेंट्रल डोगमा जो है इट वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। ये बोलता है सेंट्रल डोगमा स्टेट्स दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो कैसे करती है, एक पैटर्न में फ्लो करती है, यानी कि डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन में। अब सबसे पहले हम समझते हैं, अगर डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। यानी कि जो हमें पता होना चाहिए, पहले डीएनए से आरएनए बनता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, फिर हम आरएनए से इंफॉर्मेशन जाती है प्रोटीन में और उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। और डीएनए का वापस से डीएनए में अगर बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यही सेंट्रल डोगमा है जो कि क्रिक ने दिया था। उन्होंने बोला था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करती है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन में। अब इसकी एक एक्सेप्शन है कि कुछ वायरसेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन का वो फ्लो है वो ऐसे ना जाके रिवर्स डायरेक्शन में जाता है फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा कर दे तो क्या बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि अगर जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो फ्लो करती है आरएनए से डीएनए तो उस प्रोसेस को नाम क्या दिया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो दिस इज सेंट्रल डोगमा और दिस इज द एक्सेप्शन टू सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा किसने दिया था, क्रिक ने दिया था। और ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए से आरएनए, लेकिन अगर ये रिवर्स हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। Reverse transcriptase enzyme is needed for the flow of information in reverse direction from mRNA to DNA. So this is all about the central dogma. तो इस वीडियो में हमने ब्रीफ में कंप्लीट किया है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।